मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने कुलीग्स के साथ कहीं जा रहा था। सैम के सभी कुलीग्स उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के बीच में एक मॉली नाम की लड़की भी होती है जो कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और कुछ टाइम पहले ही उन दोनों की सेपरेशन हुई थी। वो लोग बस में ट्रैवल करते हुए जा रहे थे और वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था 180 कंसल्टिंग कॉरपोरेशन। उनके पास से वही वुडन ट्रक गुजरता है जो हमने पार्ट 2 में देखा था। फिर उनकी बस एक ब्रिज के ऊपर से गुजरती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ब्रिज पर आते ही सैम को नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। उसे ऐसा फील होने लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी बस की ब्रेक लगती है और सैम के हाथ पर चोट लग जाती है और बस में एक सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि था डस्ट इन अ विंड ऑल वी आर, यानी एक किस्म का क्लू था कि उनकी मौत विंड के थ्रू ही होगी। और वो लोग ऑलमोस्ट हवा में ही थे क्योंकि ब्रिज बहुत ऊपर बना हुआ था। सैम अभी वहां पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक से उसका दिल इतना क्यों डर रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इतना परेशान हो रहा है। तभी अचानक से वो ब्रिज टूटने लगता है। वो सभी लोग फौरन से बस से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तभी सैम की एक फ्रेंड जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी वो ब्रिज से नीचे गिरकर मर जाती है। सैम का एक कुलीग फ्रेंड बस के अंदर ही रह गया था और बस जब नीचे पानी में गिरती है तो वो भी उसी के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। सैम किसी तरह दूसरी साइड पर मॉली को पहुंचा देता है। तभी एक और लेडी को हेल्प की ज़रूरत होती है। सैम फौरन से उसके पास जाता है और उसकी भी मदद करता है, लेकिन वो औरत भी नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। लेकिन तभी एक कार ऊपर से उसके ऊपर गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सैम का बॉस और उसका दोस्त नेथन भी भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक वायर नेथन को उड़ा कर ले जाती है और तभी उसका बॉस भी ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। तभी कोलतार उसके ऊपर आकर गिरती है और वो जलकर मरने लगता है। तभी पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है। सैम और पीटर किसी तरह से ब्रिज के ऊपर लटके हुए थे और वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ट्रक ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाता है और उसमें से बहुत सारे सरिये निकलकर पीटर के आर पार हो जाते हैं। सैम अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से ऊपर पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं बचता और उसकी भी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। तभी अचानक से सैम अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो भी सोच ही रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ, तभी बस की ब्रेक लगती है और सैम के हाथ पर चोट लग जाती है। वो समझ जाता है कि ये सब तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा है। और तभी बस का रेडियो खुद से ऑन होता है और उस पर वही सेम सॉन्ग लगता है जो सैम ने अपने विजन में सुना था। सैम फौरन से समझ जाता है कि उसने फ्यूचर देख लिया है और वो चिल्लाने लगता है और वो सबको बताता है कि ये ब्रिज अभी टूट जाएगा और हम सब भी इसके साथ ही मारे जाएंगे। सैम अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है और उन दोनों की वजह से बाकी सारे भी नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही उसके बाकी स्टाफ मेंबर्स भी बस से नीचे उतरते हैं, उसकी कही हुई बात सच हो जाती है और वो ब्रिज सच में टूटने लगता है। लेकिन सैम की वजह से वो सभी लोग भी बच जाते हैं और वो अपनी आंखों से उस सारे ब्रिज को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। सभी लोगों को सैम से डर लगने लगा था। वो सब ये सोच रहे थे कि आखिर सैम को कैसे पता चला कि ब्रिज टूट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक एजेंट सैम से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। उसे पूरा यकीन था कि सैम का ही हाथ है इस ब्रिज को गिराने में। उसे ऐसा लग रहा था कि सैम कोई टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिससे कि वो सैम को कल्प्रिट साबित कर सके। फिर वो सभी मरे हुए लोगों के फ्यूनरल पर जाते हैं। वहां पर उनका एक फ्रेंड विली आता है। विली उन्हें बताता है कि डेथ को चीट नहीं किया जा सकता, अगर हम बच भी गए तो हम एक ना एक दिन मरेंगे जरूर। फिर हम देखते हैं कि सैम एक रेस्टोरेंट में शेफ था और उसका ट्रांसफर हो रहा था पेरिस के रेस्टोरेंट में। और मॉली और सैम की सेपरेशन की वजह भी यही थी क्योंकि मॉली नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर की फ्रेंड अपनी डेली रूटीन की तरह ही प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने काम में बहुत माहिर थी। वो बहुत एक्सपर्ट थी इन सभी चीज़ों में। प्रैक्टिस के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक हाई जंप करते हुए उसका बैलेंस नहीं रहता और वो सीधा नीचे आकर गिरती है और उसकी स्पाइन ही टूट जाती है। और ये शायद सबसे पेनफुल मौत थी इस पूरी मूवी के अंदर। यह सब कुछ पीटर की आंखों के सामने हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शैम सेफ के साथ साथ एक ऑफिस में काम भी किया करता था। वहीं पर ये सभी लोग उसके बेस्ट फ्रेंड्स बने थे जो कि उसके कोलीग्स थे। वहाँ पर वो सभी बैठे होते हैं और वो फिर अचानक से वो सोचते हैं कि आखिर विली कहाँ पर है। और फिर हमें विली दिखाया जाता है जो कि कहीं पर मसाज करवाने के लिए जा रहा था। उनकी एक और कुलीग फ्रेंड जिसको डॉक्टर के पास जाना था वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उससे एक पिक्चर नीचे गिर जाती है जिसका ग्लास टूट जाता है
और वो किसी और की पिक्चर नहीं बल्कि उसकी खुद की ही पिक्चर थी। पीटर अपनी फ्रेंड की डेथ को लेकर बहुत अपसेट था। वो सभी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उनका बॉस उन पर नजर रख रहा था और उनकी सारी खबर उस ऑफिसर को दे रहा था। फिर हम विली को देखते हैं जो कि मसाज करवा रहा था। वो लेडी उसकी बॉडी में नीडल्स लगाकर वहां से चली जाती है और उसे बोलती है कि 30 मिनट तक ये नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर ही रहेंगी। जैसे ही वो वहां से जाती है तो उस रूम में अचानक से आग लग जाती है। इससे पहले कि विली कुछ करता, वो जिस बेड पर लेटा हुआ था वो बेड टूट जाता है और विली फौरन से नीचे गिरता है और सारी नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। वहां पर एक पेट्रोल का कैन पड़ा हुआ था जो नीचे गिर जाता है। विली किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करता है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने लगता है तो उसे कॉल आने लगती है और उसके मोबाइल की वाइब्रेशन की वजह से वहां पर पड़ी कैंडल नीचे गिर जाती है और पूरे रूम में आग लग जाती है। लेकिन आग से बिली बच जाता है। बिली वहां जमीन पर नीचे गिरा हुआ होता है और तभी ऊपर से एक बुद्धा स्टैचू उसके ऊपर गिरता है और उसका पूरा सर कुचला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैम और मॉली एक साथ बैठे थे। सैम किसी तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी उसके साथ पेरिस चले। तभी वहां पर पीटर आता है और उन्हें बताता है कि विली की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई है। वो सब लोग उसी स्पा में जाते हैं जहां पर विली की मौत हुई थी। वहां पर सैम देखता है कि वहां पर एक ऑफिसर विलियम आया है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऑफिसर कहता है कि ये तो तुम ही बता सकते हो, ये सब कुछ तुम लोगों के साथ हो रहा है, डेथ तुम्हारे पीछे है। और वो कहता है कि मेरा तो काम ही यही है, जब कोई मर जाता है मैं तभी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। सैम विलियम से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तुम हमें बताओ कि हम क्या करें। तो विलियम उन्हें बताता है जो हम पिछले 4 पार्ट में देख चुके हैं। वो डेथ का सारा पैटर्न उन्हें समझाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोग अपनी डेथ से नहीं बच सकते। विलियम उन्हें समझाता है कि एक सूरत में तुम लोगों की जान बच सकती है और वो ये कि तुम अपनी जगह पर किसी और को मार दो। मतलब कि जिसका डेथ का टाइम हो वो अपनी जगह पर अगर किसी और को मार देता है, लाइक उसकी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, तो शायद उसकी जान बच जाए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर वो किसी और को अपनी जगह पर मार देते हैं तो जो उसकी जिंदगी होगी वो उन्हें मिल जाएगी। वहीं पर सैम कहता है कि शायद हम सब मर जाएं लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि मेरे विजन में मॉली नहीं मरी थी। ये सुनकर पीटर का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा, अगर मेरी फ्रेंड मर सकती है तो फिर मॉली क्यों नहीं मर सकती, और इस तरह की फजूल बात करके वो वहां से चला जाता है। अब इन सारों को तो डेथ के पैटर्न का पता था, लेकिन अभी भी उनकी एक कुलीग थी जो डॉक्टर के पास गई थी और उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो लोग फौरन से उसकी तरफ जाने लगते हैं कि वो उसकी जान बचा सकें। उनकी वो कुलीग फ्रेंड हॉस्पिटल में अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए आई थी। उसने वहां पर लेजर ट्रीटमेंट करवाना था। वो बहुत पैनिक हो रही थी। इसी वजह से उसने एक बेयर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसे वो जोर से प्रेस कर रही थी। वो उस टेडी बेयर को इतनी जोर से प्रेस करती है कि उसकी एक आंख ही निकल जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी फाइल कंप्लीट नहीं है। वो बाकी मिसिंग पेपर्स लेने चला जाता है। डॉक्टर के वहां से जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उस लेजर की पावर खुद ही बढ़ने लगती है। जैसे जैसे लेजर की पावर बढ़ रही थी वो लड़की और ज्यादा पैनिक होने लगती है। वो किसी तरह से उस लेजर मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन ऑन हो जाता है। जैसे ही लेजर स्टार्ट होती है तो वो उसकी आंख जलाने लगती है। वो लड़की बहुत चिल्ला रही होती है लेकिन डॉक्टर उसके पास नहीं होता। जैसे ही लेजर उसकी एक आंख को जलाकर दूसरी साइड पर जाने लगती है तो वो फौरन से अपना हाथ आगे कर देती है। इससे पहले कि लेजर उसको पूरा ही जला देती, वो किसी तरह से वहां से निकल जाती है। इतनी देर में सैम और बाकी सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो फौरन से भागकर उसकी तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, उस लड़की का पाँव उसी बेयर की आंख के ऊपर से फिसलता है और वो सीधा ऊपर से नीचे गाड़ी के ऊपर गिरती है और उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है, जो कि एक बहुत पेनफुल सीन था। फिर हम देखते हैं कि एजेंट दोबारा से सैम से बहुत क्वेश्चन कर रहा होता है। सैम उसे बताता है कि डेथ हमारे पीछे है, डेथ ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, जिन बातों पर वो एजेंट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि सैम का फ्रेंड नेथन, जो अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहा था, उसे फील हो जाता है कि मौत उसे मारने वाली है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत एक हुक के थ्रू होगी। तभी उसके माइंड में डेथ को चीट करने का आइडिया आता है और वो अपनी जगह अपने ही एक को वर्कर को उस हुक के नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वर्कर मारा जाता है और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता। ये ऐसे ही लग रहा था जैसे एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई हो। पीटर अपने बॉस को भी समझाता है कि हम सबको डेथ को चीट करना होगा, तभी हम बच सकते हैं। वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसके जाते ही
ही वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर सभी लोग नेथन से मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके कोवर्कर की यहाँ पर मौत हो चुकी है। पीटर नेथन को कहता है, सच सच बताओ कि वाकई ही इसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई है या तुमने इसको मारा है। पीटर समझ गया था कि इसने अपनी जगह पर अपने कोवर्कर की जान दे दी है। पीटर के ज्यादा पूछने पर नेथन मान जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने कोवर्कर को मारा है। सैम कहता है कि अगर ये सच है तो नेथन के बाद अब अगली बारी हमारे बॉस की है। जब वो लोग ये बात कर ही रहे थे तो वहाँ पर उनका बॉस भी आ जाता है। उनके बॉस के आते ही वहाँ पर पड़ा एक रेंच सीधा उनके बॉस को आकर लगता है और उसकी दोनों आंखों के बीच में घुस जाता है, जिससे उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि सैम की थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। नेथन की तो जान बच गई, लेकिन बॉस का नंबर था, इसीलिए बॉस बुरी तरह से मारा गया। सैम और मॉली एक जगह पर बैठे डिनर कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों पर नजर रख रहा था। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो कि बहुत अजीब बातें कर रहा था, क्योंकि बॉस के बाद अब मरने की बारी पीटर की थी। और वो सोचता है कि नेथन ने जैसे अपनी जगह पर किसी और को मार दिया, तो क्यों ना मैं भी अपनी जगह पर किसी और को मार दूं। और वो स्टार्ट से ही सैम और मॉली के रिलेशन से बहुत तंग था, क्योंकि उसकी फ्रेंड मर चुकी थी और वो सैम को जिम्मेदार समझता था इस सब का। वो कहता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं भी मॉली को मार दूं। और वो ये सब करने के लिए अपने साथ एक गन भी लेकर आया था। वो गन निकालकर मॉली को शूट करने लगता है। तभी सैम उसे जल्दी से बचा लेता है और वहां से दोनों भागने लगते हैं। ये देखकर वो ऑफिसर भी भागकर उनकी तरफ आने लगता है। सैम और मॉली बचकर किचन में छुप जाते हैं। तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है। पीटर सैम को मारकर बेहोश कर देता है। मॉली वहां से भाग जाती है और पीटर भी उसके पीछे जाने लगता है। मॉली एक जगह पर जाकर छुप जाती है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ भी करता, पीछे से पीटर उस पर फायर करने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पीटर समझता है कि उसने मॉली को तो नहीं मारा, लेकिन उसने पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। मतलब उसने अपनी मौत को पुलिस ऑफिसर पर कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें जरूर मारूंगा, क्योंकि सैम की वजह से ही मेरी फ्रेंड मरी, तो सैम की फ्रेंड को मैं मारूंगा। वो मॉली को मारने ही लगता है। तभी सैम होश में आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इससे पहले कि पीटर मॉली को मारता, सैम ही पीटर को मार देता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह थी कि पीटर के पास उस पुलिस ऑफिसर की लाइफ थी, और अब जब पीटर को सैम ने मार दिया तो वो लाइफ अब सैम को मिल चुकी थी, यानी अब वो भी जिंदा रह सकता था। डेथ को उसने भी चीट कर दिया था। ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेरिस चले जाएंगे। फिर 2 हफ्तों बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि सैम प्लेन के अंदर खड़ा किसी की लड़ाई देख रहा था, और वहां पर 2 लड़के लड़ रहे थे, और वो 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि एलेक्स और कार्टर ही थे। यहाँ पर ये प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है कि ये कहानी पार्ट 1 से भी पहले की है। तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और सैम सॉन्ग सुन रहा था। तभी अचानक से वो सॉन्ग प्ले हो जाता है, डस्ट इन द विंड एंड ऑल वी आर। फिर सैम अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था और तभी उसके हाथ पर बहुत बुरी तरह से कट लग जाता है। सैम बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मौत ने फिर से उनका पीछा शुरू कर दिया है, और ऐसे ही होता है। तभी प्लेन में आग लग जाती है और वैसे ही प्लेन का मेन डोर टूट जाता है। लोग वहां से बाहर गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि अगर नेथन अपने कोवर्कर को मारकर जिंदा रह सकता है, तो एजेंट और पीटर को मारकर सैम क्यों नहीं जिंदा रह सकता। तो इसमें प्लॉट ट्विस्ट ये था कि उस ऑफिसर की लाइफ ही इतनी थी, जो कि पहले पीटर ने ले ली और पीटर को मारकर सैम ने ले ली। सैम ने इतने ही टाइम पे मरना था। फिर हमें नेथन दिखाया जाता है, जो कि अपने उसी को-वर्कर के मेमोरियल पर आया था। वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि उनका फ्रेंड ही था। वो नेथन को बताता है कि इसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई, लेकिन अगर ये ऐसे ना भी मरता तो इसने कुछ दिनों में मर ही जाना था, क्योंकि इसे ब्रेन ट्यूमर था, जिसका इसने कभी किसी को नहीं बताया था। लेकिन ये बात मैं जानता था। अभी वो आदमी ये बात नेथन को बताता ही है कि ऊपर से फ्लाइट 180 का ही प्लेन आकर उसके ऊपर गिरता है, और इसी के साथ नेथन की भी मौत हो जाती है। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।